हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक, टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के अंदर जितने भी हम लोगों को टर्म्स देखनी है, जो हम लोग को आगे जब हम लोग रे डायग्राम्स या इसके जितने भी डायग्राम्स होंगे उसको बनाएंगे तो हम लोग को ये टर्म्स बार बार यूज़ करनी पड़ेंगी, जैसे प्रिंसिपल एक्सेस, पोल, फोकल लेंथ, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत सारे टर्म्स हैं इधर जो आज हम लोग को इन सारी टर्म्स समझनी है, जिससे कि आगे हमारे पास जो फर्दर लेक्चर्स या जो हम लोग रे डायग्राम्स बनाएंगे, जब रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हम लोग को इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोगों को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक स्फेरिकल मिरर बनाना पड़ेगा। तो हम लोग स्फेरिकल मिरर बना लेते हैं। देखो, हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर है वो कुछ इस तरीके से हम लोग बनाएंगे और सारी टर्म्स इसमें समझते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए जो डायग्राम्स आप बनाएंगे प्लीज़ उसको एकदम बढ़िया और साफ़ सुथरे डायग्राम बनाइए, जिससे आपको थोड़ा अच्छा समझ में भी आए और रिवाइज करने में भी ईजी लगे। ठीक है, तो हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। आपको गैस करना है कौन सा मिरर है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी पॉलिश्ड सरफेस हो गई। पॉलिश मतलब जहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, जहाँ मैं डैश डैश ये जो पॉलिशिंग कर रहा हूँ यहाँ पर ये पॉलिश सरफेस होगी, यहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है? ये वाली जो अंदर की ओर इनवर्ड कर्व्ड है। ठीक है ना, जो बाहर की तरफ है वो एक पॉलिश्ड सरफेस और यहाँ पे किसी भी तरीके का रिफ्लेक्शन नहीं होता। ठीक है, अब बात करें कौन सा मिरर हो गया, तो ये फ्रेंड्स हमारे पास हो गया कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर अंदर की ओर होता है, इनवर्ड होता है। ठीक है, और वो आउटवर्ड होता है। तो ये हमारे पास कॉनकेव मिरर हो गया। अब इस कॉनकेव मिरर पर ही, यानी जो कि स्फेरिकल मिरर है, हम लोग को सारी टर्म समझनी है, जिससे कि हम लोग को आगे फर्दर लेक्चर्स में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पूरे जो हम लोगों ने जितना भी पोर्शन बनाया है इसको एक नाम दे देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास M है और ये N है। ठीक है, इस मिरर के इस पोर्शन को मैंने क्या दे दिया, एक नाम दे दिया, M और N। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, अगर आप इस डायग्राम को कंप्लीट करने की कोशिश करो, ये जो मिरर है, जो एक पोर्शन है, इस पोर्शन को अगर पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरीके से पीछे की ओर बनता चला जाएगा और एक सर्कल बना देगा फाइनली। ठीक है, एक सर्कल टाइप एक स्फेयर बना देगा, क्योंकि एक स्फेयर है, स्फेरिकल मिरर है, एक स्फेयर का पार्ट है, 3D स्ट्रक्चर है, तो ये एक स्फेयर बना देगा। तो वो स्फेयर का ये एक छोटा सा पार्ट है, एक पोर्शन है। ठीक है, तो अब हम लोग को वही स्फेयर जो है हम लोगों को अपने ब्रेन में रखना है, कि अपने माइंड में रखना है, उसको इस पार्ट को बस एक स्फेयर का पार्ट समझते चलिए और आपको 2-3 टर्म्स उसी से ही क्लियर होने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो MN हम लोगों ने ये जो पोर्शन बनाया है, इस पोर्शन को, सिर्फ इसी पोर्शन की मैं बात करूँ, जो M और ये पूरी जो लेंथ आपको दिख रही होगी यहाँ N तक, इसको हम लोग कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं इसको? हम लोग कहते हैं अपर्चर। अगर जैसे कि अब मैंने अभी आपको बोला, अगर मैं इसको पीछे भी अगर इसी तरीके से ड्रॉ करता चलूँ तो ये एक स्फेयर टाइप बन जाएगा। ठीक है, देखो ये स्ट्रक्चर तो हम लोग को इस पेपर पे तो सर्कल ही दिखेगा, लेकिन रियल में ये स्ट्रक्चर जो है वो 3 डायमेंशनल होगा, 3 डायमेंशन है इसके पास। तो ये कैसा होगा? ये बन जाएगा स्फेयर। ठीक है, ये स्फेयर बन जाएगा। अब इस स्फेयर के पास क्या क्या चीज़ होती है? देखो, रेडियस भी होता है स्फेयर में, डायमीटर भी होता है। ठीक है, तो स्फेयर के पास एक डायमीटर भी होता है, जो कि एक लाइन होती है जो कि इसके सेंटर से पास करती है। लेकिन अगर मैं देखूँ रियल में, अगर मैं इस स्फेयर को इस तरीके से कंप्लीट करने की भी कोशिश करूँ तो इसका सेंटर कहीं इधर लाई करेगा, इसका सेंटर कहीं इधर लाई करेगा। ठीक है, और डायमीटर कुछ इस तरीके से बनेगा, डायमीटर कहीं इधर होगा, जो कि रियल डायमीटर है। अगर मैं बात करूँ सिर्फ इस एपर्चर की, तो ये सिर्फ इतना ही इसका डायमीटर दिख रहा होगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये इसका डायमीटर है, इस टाइप का एक डायमीटर दिख रहा है। तो हम लोग को जो डायमीटर दिखाई दे रहा है इसे हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव डायमीटर। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? इफेक्टिव डायमीटर। तो सबसे पहली टर्म हमारे पास क्या हो गई? सबसे पहली टर्म हमारे पास आ गई एपर्चर। तो हम लोग इधर लिख देते हैं एपर्चर। ठीक है, तो एपर्चर क्या होता है हमारे पास? एपर्चर होता है कि इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इस स्फेरिकल मिरर का क्या है? इफेक्टिव डायमीटर। तो इधर लिख सकते हैं इफेक्टिव
डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर का क्या हो गया, एक इफेक्टिव डायमीटर हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास जो सेकंड टर्म आती है वो हम लोग इस मिरर पर ही देखेंगे। ठीक है, देखो इस मिरर का अगर हम लोग सेंटर पोर्शन देखें यानी सेंटर पॉइंट देखें तो वो कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, ये इसका सेंटर पार्ट हो गया, एक पॉइंट हो गया जो इसका सेंटर है इस मिरर का। ठीक है, इस पोर्शन का सेंटर पॉइंट यहीं पर है। इस सेंटर पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोल, यानी सेंटर ऑफ द मिरर जो होगा उसको हम लोग कहते हैं पोल। ठीक है, ये पूरा हमारे पास क्या था, एपर्चर था। ठीक है, एपर्चर। अब ये हमारे पास क्या हो गया इधर, पोल। ठीक है, तो हम लोग इधर लिख सकते हैं ये हमारे पास आ गया पोल। इस पोल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर पी से। ठीक है, कैपिटल लेटर पी से इस पोल को रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, एम यहाँ पे एपर्चर था, ये पोल हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इस पोल को हम लोग किस तरीके से बता सकते हैं, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर पोर्शन होगा दैट इज पोल। सेंटर ऑफ स्फेरिकल, देखो ये सारी टर्म्स हम लोग को इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जब इसके रे डायग्राम्स बनाएंगे, जब इसके अंदर हम लोग रिफ्लेक्शन करवाएंगे, सारे डायग्राम्स देखेंगे, तब हम लोगों को सारी टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेंगी कि कौन सी रे ऑफ लाइट कहाँ ट्रैवल कर रही है, कहाँ पर जा रही है, कहाँ स्ट्राइक कर रही है। तो ये सारी टर्म्स हम लोग को कवर करनी पड़ेंगी वहाँ पे आगे जाकर, और हम लोग को ये सारी टर्म्स न्यूमेरिकल में भी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हैं। ठीक है, तो एपर्चर और पोल हम लोगों ने दो टर्म देख ली। पोल क्या होता है, इसका सेंटर होता है। एपर्चर क्या है, दैट पोर्शन ऑफ द मिरर। ठीक है ना, जो इफेक्टिव डायमीटर होता है। अब इसके बाद बात करें हम लोग, इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया कैपिटल लेटर पी से। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गया, इसके अंदर एक नई टर्म आ गई जिसे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, अगर मैं इस स्फीयर को कंप्लीट करने की कोशिश करूं तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, और इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो कहीं यहाँ होगा। तो ये कर्वेचर टाइप है, ये एक अपर्चर है। ठीक है, अब इस अपर्चर का जो सेंटर होगा वो तो रियल में यहीं लाई करेगा ना, एक स्फीयर का पार्ट है, एक स्फीयर का पोर्शन है, तो रियल में कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, वो यहाँ लाई करेगा कहीं। ठीक है, तो दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इस स्फीयर का सेंटर, अगर इसे स्फीयर बना दिया जाए पूरा तो इस स्फीयर का सेंटर यहाँ होगा कहीं, तो इसको बोलेंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर सी से। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो बहुत इजी टर्म्स हैं, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है, बस आज हम लोग टर्म समझ रहे हैं। अगले लेक्चर से हम लोग रिप्रेजेंटेशन करना स्टार्ट करेंगे डायग्राम्स का, फिर फाइनली रे डायग्राम्स देखेंगे दोनों मिरर्स के अंदर, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ हॉलो, सेंटर ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर, center of hollow glass sphere of which the mirror was a part। तो ये जो मिरर है वो एक होलो स्फीयर का ही तो पार्ट है। मैंने जैसे बोला एक छोटा सा पोर्शन है, एक होलो ग्लास स्फीयर का ही तो पार्ट है, तो उसका जो सेंटर होगा होलो ग्लास स्फीयर का, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास एक नई टर्म आती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस, ये तीनों अभी तक इम्पॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, तो एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अभी हम लोग इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। देखो प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों को आपस में जोड़ने का काम करती है, दैट जॉइंस द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर टुगेदर। ठीक है ना, दोनों को आपस में जोड़ देती है।
तो हम लोग इधर लिख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? अलाइन ए लाइन, लाइन joining the pole and center of curvature। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने का कौन सी लाइन करती है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोगों ने इधर किससे रिप्रेजेंट किया था? कैपिटल लेटर सी से। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के लिए कोई हमारे पास लेटर नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, हम लोग बस इतना जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को आपस में जो ज्वाइन करते हैं वो होती है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। सिंपल 4 टर्म हमारे पास आ गई। इनमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? पोल इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये तीनों की तीनों टर्म इंपॉर्टेंट है। अपर्चर आपको याद नहीं है, एक बार को चलेगा। ठीक है, क्योंकि इसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे पास, इतना पता। वैसे सिंपल टर्म है, एमएन अपर्चर होता है बस। तो ये हमारे पास 3 टर्म आ गई। इसके बाद हमारे पास इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ही सारी टर्म आएंगी। ठीक है, सबसे पहली टर्म हमारे पास आएगी इसके अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे हम लोगों ने अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा था ना, सिमिलरली उसी की तरह हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो 5वीं टर्म हमारे पास आ गई रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था कि इस स्फीयर को जो हम लोगों ने कंप्लीट किया, जिस पोर्शन को कंप्लीट किया तो स्फीयर बना। उस स्फीयर का जो होलो स्फीयर का जो सेंटर था दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस ही स्फीयर का जो रेडियस होता है, अब जैसे स्फीयर के पास रेडियस भी तो होगा ना, हम लोग जानते हैं, तो उस रेडियस को ही तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। इस कर्वेचर का रेडियस क्या होगा? ये सेंटर है, ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी यानी सी से लेके पी तक की डिस्टेंस, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस होगी दैट डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अदरवाइज अगर हम इसकी डायमीटर की बात करें, डायमीटर इसका ये कंप्लीट होगा, जहाँ पर ये पूरा डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा, स्फीयर कंप्लीट होगा और इसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी दैट इज डायमीटर। लेकिन डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होगी दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हम लोग इधर लिख सकते हैं तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैपिटल आर से इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग लिख देते हैं डिस्टेंस फ्रॉम पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हमारे पास आ गई रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया कैपिटल आर से। ठीक है, कैपिटल आर से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारे पास देखो बहुत सारी टर्म हो गई, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हम लोग को इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। कौन कौन से टर्म न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और आगे आने वाली टर्म्स जो है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास 6ठी टर्म की। जो 6 टर्म हमारे पास आ जाती है वो 6 टर्म है हमारे पास फोकस और फोकल लेंथ। ये जो 2 टर्म हमारे पास अभी बची, ये दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है फोकस। क्या होता है? देखो फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है, किधर? इस पूरे के पूरे डायग्राम जो हम लोग देख रहे हैं, इस डायग्राम में फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर जो रे ऑफ मतलब जो लाइट रेज होती हैं वो आकर मीट करती है। मतलब द पॉइंट on principal axis where all the parallel light rays actually meet or appear to meet after reflection। मतलब रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होने के बाद जो लाइट रेज हैं या तो हम लोग को मीट होती हुई दिखेंगी या एक्चुअल में मीट करेंगी, मतलब अपीयर टू मीट और या एक्चुअली में मीट करेंगी। उस पॉइंट पर ही जाकर वो इमेज बनाएंगी। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करता है। ठीक है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस
ये जो हमारे पास है सी और पी को जोड़ने वाली पूरी लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर जो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर सारी की सारी लाइट रेज आपस में आके मिलेंगी, वो पॉइंट क्या होगा, वहाँ पर वो पॉइंट क्या होगा, फोकस कहलाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग इसके बारे में लिख देते हैं और फोकस बना देते हैं कि फोकस एक्चुअल में होता कहाँ है। तो फोकस लगभग यहाँ होता है फोकस। ठीक है। तो इधर हम लोग फोकस को कैपिटल एफ से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, कैपिटल एफ से इसको डिनोट किया जाएगा। ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास पोल है, ये हमारे पास एपर्चर है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया। अब फोकस के बारे में हम लोग लिख देते हैं। फोकस क्या होता है, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट वेयर, जहाँ पर ऑल, देखो पैरेलल को मैंने पैरेलल सिंबल से और डिनोट कर दिया है। ऑल पैरेलल रेज, सारी पैरेलल रेज जो होती हैं वो पैरेलल रेज, मतलब रेज कौन सी, लाइट रेज। ठीक है ना, एक्चुअली मीट, एक्चुअल में मीट करेंगी, या अपीयर टू मीट करती हुई, यानी ऐसा लगेगा कि आपस में मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद होगा ये सारी कहानी। ठीक है, ये आपको चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब हम लोग रे डायग्राम्स बनाएंगे अगले लेक्चर से। ठीक है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास ये होता है फोकस। बस अभी आप फोकस इतना याद रखिए, यहाँ पर ही जाके हमारी इमेज बनने वाली है, या यहाँ पर ही हमारे जो लाइट रेज है वो मीट करती हैं। ठीक है ना, बस इतना अभी थोड़ा याद रखिए। जब हम लोग रे डायग्राम्स बनाएंगे तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, तो फोकस भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टर्म हो गई, और ये भी हम लोग को न्यूमेरिकल्स में मदद करने वाला है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक नई टर्म और आती है, वो है हमारे पास फोकल लेंथ। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं फोकल लेंथ की, क्या होता है, फोकल लेंथ होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो हमारे पास 7th टर्म हमारे पास आ गई, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, इसके बाद हम एक छोटा सा फॉर्मूला भी देखेंगे। ठीक है, फोकल लेंथ एक्चुअल में होता क्या है, ये डिस्टेंस होती है बिटवीन पोल एंड फोकस। देखो पोल ये रहा, फोकस ये रहा, फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होती है, दिस डिस्टेंस इज फोकल लेंथ। सिंपल है, तो इधर हम लोग बना सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये है फोकल लेंथ। अब बात करें इसके रिप्रेजेंटेशन की, इसको रिप्रेजेंट किया था स्मॉल एफ से। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया था स्मॉल एफ से, इसको कैपिटल एफ से करते हैं फोकस को करते हैं कैपिटल एफ से, और फोकल लेंथ को करते हैं स्मॉल एफ से। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इधर डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होती है इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। ठीक है, स्मॉल एफ से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास ये सारी टर्म्स हम लोगों ने देख ली। इसके बाद देखो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकल लेंथ जो फार्मूला है हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल में मदद करता है, 1 नंबर के न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया फोकल लेंथ। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला आता है, ये कह सकते हैं रिलेशनशिप आता है किस किस के बीच में, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशनशिप पूछा जाता है कि उसका रिलेशनशिप बताओ। ये जो फार्मूला होता है हम लोगों को 1 मार्क के न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसमें हम लोग को बताना है जो फोकल लेंथ है और जो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब एफ और पी के बीच में जो डिस्टेंस है और सी और पी के बीच में जो डिस्टेंस है, इसमें क्या रिलेशन है। इसमें रिलेशन होता है कि जो फोकल लेंथ है जो कि स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करी गई है, फोकल लेंथ जो होती है वो हाफ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। ठीक है, तो फोकल लेंथ इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के
हाफ होती है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर 2 से डिवाइड कर दें, आधा कर दें, तो बन जाएगा फोकल लेंथ। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होती है किसके, फोकल लेंथ के। ठीक है, ये एक फोकल लेंथ, दूसरी फोकल लेंथ, मतलब इतनी डिस्टेंस दोबारा मिला दो तब बन जाएगी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि ये इतनी बड़ी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, अगर इसका इतना पोर्शन हटा दिया जाए, मतलब आधा हटा दे, तो बन जाएगा फोकल लेंथ के बराबर। ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप होता है, ये जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग लिख सकते हैं इधर रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के बीच में, ये रिलेशनशिप फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो ये था हमारे पास आज का फ्रेंड्स पूरा का पूरा लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने सारी टर्मिनोलॉजीज़ देख ली जो कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।